नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर ऑब्जर्वर 0.2 में। राहुल भैया से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान भी ना हमको लगता है कि बहुत ज़मीनी से जुड़े इंसान है। ये हमको लगता है कि ये हर इंसान के दुख दर्द और उनकी उत्पीड़न को समझ सकेंगे आराम से, क्योंकि और वैसे व्यक्ति को भी ये समझ सकेंगे जो जीवन में हार चुका है और जो अभी हार चुके हैं या फिर उनको लगता है कि हमसे अब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इनके साथ वो घटना घट चुका है, हमको लगता है कि हमसे बेहतर ये अपने बारे में खुद ही बताएंगे। तो चलिए आपको मैं अपने राहुल भैया से को रूबरू करना चाह रहा हूँ, बुलाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है राहुल भैया आपका मेरे चैनल पे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती समय में से कुछ समय मेरे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस पर आप देना पसंद किए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए राहुल भैया। थैंक्स रोशन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे वार्तालाप जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को एक कोई सभा होती है जिसमें उसे बोलने का मौका मिलता है, तो लोगों को बोलने में थोड़ा एजिटेटेड होता है, बोल नहीं पाते। तो ऐसे आज मतलब कम भीड़ में अपने दोस्तों के साथ बोलने में जो एजिटेटेड खत्म होती है, तो बीच माहौल में जो बोलने का अचानक मौका मिले तो खुल के किसी अपने बातों को, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इन्होंने रोशन मेरे बारे में बताया है, अपने जीवन के बारे में। राहुल भैया सबसे पहले, अच्छा मित्रों, राहुल भैया चूँकि ये काम मेरा था, लेकिन ये काम मेरा राहुल भैया कर दिए हैं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मेरा यही है कि हेजिटेशन को ख़त्म करना। क्योंकि अगर आप अचानक 100-200 लोगों के सामने बोलने के लिए जाइएगा तो ऑब्वियसली आपको हिचकिचाहट आएगा ही। अगर मैं उस हिचकिचाहट को पहले ही दूर कर लूँ अपने दोस्तों के साथ, 10-5 मित्रों के साथ, तो बेहतर रहेगा ना। तो मेरा उद्देश्य ये है वीडियो बनाने का कि थोड़ा हेजिटेशन दूर करेंगे। तो राहुल भैया ये बता दिए। सबसे पहले राहुल भैया परिचय दीजिए अपने बारे में कि आप कहाँ हैं, आपका मूल निवासी आप कहाँ के हैं, ऐसे आप अपने बारे में। मेरा नाम राहुल यादव है, मेरा घर गोरहन है, क्लेडी पड़ता है। मैं एक मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुआ था, जिससे मैं बचपन से मेरा एक शौक था फौज में जाने का। अच्छा, वाह वाह। क्योंकि हमारे गांव में मेरे भैया लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते थे, जिसे मैं देखता था कि वे सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करना चाहते हैं। हम लोग सुबह उठते, गांव की जानते हैं कि माहौल कैसा होता है, लोगों का नींद जल्दी खुल जाता है। तो मैं सुबह उठता था तो फिर देखता कि मेरे भैया लोग रनिंग करके आ रहे थे। उस टाइम हमारे मन में एक बहुत सारे प्रश्न चल रहा था कि काश हमारे ज़िंदगी में ऐसा पल आए कि मैं इन भैया से कुछ सीख कर मैं अपने ज़िंदगी में इनके तरह कुछ बनूँ। तो जब वह सुबह सुबह रनिंग करने के लिए आते थे तो मुझे बहुत कुछ उम्मीदें मेरे मतलब मन में पैदा हो रहा था। तो मुझे शुरू से जब भी मुझे कोई ड्रीम पूछता था तो अपने ड्रीम के बारे में फौज बताता था, क्योंकि मुझे फौज बहुत पसंद है और मेरे बचपन का एक प्यार है। शायद मेरे किस्मत में हो या ना हो, लेकिन मैं अपने आखिरी दम तक, अपने आखिरी कोशिश तक इस फौज से प्यार करूँगा और किया हूँ और करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आज एक फौज आज मुझे नहीं मिल पाई, मैं एक दिन जरूर इस फौज की वर्दी पर आप लोग के साथ जरूर आऊंगा। ये हमारा खुद से वादा है। आपका आवाज भी उस फौज की ही तरह पूरा बुलंद टाइप का है। मैं तो कुछ लक्षण तो फौज का आपने अभी दिख गया। तो अच्छा राहुल भाई, आप 10th किस वर्ष दिया आपने? मैं 10th 2019 में दिया था। जैक बोर्ड से मेरा 10th था। मेरा 85% आया था, जिससे मेरा कुछ मतलब इंग्लिश थोड़ा वीक है, इसलिए उसमें नंबर नहीं आ पाया था। बाकी अच्छा, मतलब कुछ बोल सकते हो, उतना अच्छा नहीं, बट कुछ है, अच्छा था। अच्छा राहुल भाई, आप इंटरमीडिएट में साइंस लिए थे, आर्ट्स लिए थे या कॉमर्स का लिए थे? नहीं, मैं आर्ट्स लिया था, क्योंकि मेरे भैया उस टाइम एक्चुअली BSF में हो गए थे। अच्छा। तो उनका ड्रीम था कि UPSC का तैयारी करें, क्योंकि वो खुद सेटल हो चुके थे। मेरा घर का थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा हो गया था, इसलिए मुझे वैसा सजेस्ट किया कि तुम आर्ट्स ही लेकर पढ़ो ताकि कुछ अच्छा बन सको। क्योंकि मेरा एक भाई था, मेरा भैया अपने खुद डिफेंस में चले गए थे। मेरा शौक, मैं खुद उन्हें बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा अंदर से जोश जुनून फौज का ही था। लेकिन एक बड़े भैया का सम्मान करना एक फ़र्ज होता है छोटे भाई का, जैसे मैंने उनका फ़र्ज का सम्मान किया और मैंने उनकी बातों को स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है भैया, कि आप मुझे अच्छे जगह ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी चाहा कि ठीक है, मैं UPSC का तैयारी करूँगा। दुर्भाग्य की बात है कि 2020 में कोरोना आ गया। अच्छा। मैं एक साल अपने भैया के साथ तिलैया में रहा और अपने भैया के गाइडलाइंस में अच्छे से तैयारी भी किया जहाँ तक संभव हो पाए।
लेकिन कोरोना के वायरस के कारण कुछ असुविधा हो जाने के कारण हम लोग तिलैया से खाली कर कर घर आ गए, जिससे हमारा उस टाइम भैया का शायद ड्रीम और मेरा भी ड्रीम कुछ और में बदल गया, क्योंकि जानते हैं कि घर तरफ आने के बाद माहौल क्या ही हो जाता है। जिससे लोग कोरोना के टाइम में हम लोग खेले, इधर उधर थोड़ा इंटरटेनमेंट में ज़िंदगी को व्यतीत कर दिए, जिससे हमारा ड्रीम धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन एक जोश जो फौज का था, उस फौज का जुनून उस टाइम भी था। हम सुबह उठते थे और सुबह रनिंग करने जाते थे। उस टाइम तो मेरा एज लगभग 17 साल हो ही गया था। तो मेरे अंदर जो फौज का जुनून था, उस फौज के लिए मैं सुबह सब मेहनत करता था और लोगों को ये लगता था कि लड़का जरूर कुछ करेगा। अच्छा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ तो फिर मैं 17.5 साल मेरा एज हुआ, तो फर्स्ट टाइम उस टाइम मेरा देखो दुर्भाग्य की बात यार, फौज कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कि फौज सब एक ही होती है, 4 16 या 16 साल की हो, इन फौज होती है। उस फौज का मैं सम्मान करता हूँ। जैसे मेरी 17.5 साल एज हुई, मैं इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा। मेरा मतलब मेहनत या जो भी कुछ बोल सकते हैं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रनिंग मेडिकल सब चीज़ क्लियर हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि उस टाइम मतलब वैकेंसी थोड़ी कम निकली थी और एनसीसी कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण हमारा उस टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। फिर भी हमारे घर में थोड़ी जान सकते हैं कि एक मतलब अंध पीढ़ी से गिरना एक सदमे की बराबर होती है, जिससे मैं माँ बाप को अपने बहुत सारे भाइयों को बोला कि चलो कुछ नई बात, फर्स्ट टाइम था हुआ, फिर से मेहनत करेंगे। और मैंने मेहनत किया। तो फिर ऐसा हुआ ना कि जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट मतलब अग्निवीर का फॉर्म फिलअप किया तो थोड़ा भैया बोले कि अग्निवीर स्कीम है तो कुछ इससे बेस्ट करेगा वो बढ़िया कि 4 साल का स्कीम है। तो बोले भैया कोई दिक्कत नहीं, स्कीम फौज होती है। बोला मैं बात तो सही है। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में फिर अग्निवीर का फॉर्म भरा, बट मेरा उतना प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया। मैं फिजिकल में रह गया था उस टाइम, फर्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर हो, फिजिकल में क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने अग्निवीर को स्किप कर दिया। अग्निवीर स्किप करने के बाद हमारे गांव में जितने सारे लोग थे उन्हें हमारे मतलब बड़े भैया लोग हमें बहुत सारे मोटिवेट किए, तुम कुछ कर सकते हो, तुम अच्छे चीज़ का तैयारी करो। हम भी तो यही कहते हैं हमेशा से। रोशन भी ने बहुत बार बोला भैया आप अच्छी चीज़ की तैयारी करिए। लेकिन होता है कि एक अपना सपना, एक ड्रीम इंसान को जीने नहीं देता है। कोई लाख बोल ले, लेकिन एक अंदर से जो अपना ड्रीम जो पाला हुआ इंसान बचपन से उस ड्रीम को भूलना थोड़ा नामुमकिन होता है। जैसे मुझे भी लग रहा है, शायद अभी भी लगता है कि बोलते लोग कि इस ड्रीम को छोड़ दो, कुछ और करो, लेकिन मैं भी बोलता कि हाँ यार छोड़ दूंगा। लेकिन जो दिल से एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ कि मैं इस फौज को भी छोड़ सकता हूँ, और शायद मैं इस फौज को छोड़ नहीं पाऊँगा। अच्छा राहुल भैया, हम लोग जैसे कि हम तो अभी तक ऐसा अनुभव नहीं किए, लेकिन लोगों के मुंह से मैं ऐसा सुना हो कि अक्सर ना जैसे कि आप फौज बन रहे हैं, फौज बनने का तैयारी में, फौज बनने का भीड़ में, तो आपको ऑब्वियसली दौड़ना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। लेकिन सुबह सुबह दौड़ने के बाद इंसान को ऐसा थकावट आता है, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि मशीन तो इंसान है नहीं, बिल्कुल। कि वो बिना रुके एक लगातार काम करते रहे। तो सुबह दौड़ने के बाद इंसान में एक थकावट महसूस होता है, एक कमजोरी सा फीलिंग होता है, तो उस सिलसिले में इंसान सो जाता है, जबकि उस समय इंसान को पढ़ना चाहिए, तभी तो रिटर्न एग्जाम निकलेगा। बिल्कुल सही। तो क्या जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको भी ऐसा सामना करना पड़ा क्या? जी ऐसा सामना मुझे करना पड़ा, लेकिन एक परिवार का जिम्मेदारी, खुद का जिम्मेदारी और बचपन से पाला हुआ सपना मुझे सोने से मजबूर कर रहा था कि यदि आज मैं सोया तो मुझे कितनों दिनों के लिए सोना पड़े, या शायद हमारी ज़िंदगी में ऐसा पल जो मैंने ड्रीम को पाला, उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने नींदों को मतलब तोड़कर अपने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया था, और मैं रनिंग भी करता था। और थोड़ा रनिंग करने के बाद सारी बॉडी में जो होती है एनर्जेटिक थोड़ी खत्म हो जाती है, उस एनर्जेटिक को कुछ से मैं तैयार करके अपने लाइब्रेरी को ज्वाइन करता था और पढ़ता था भी। इसलिए मैं यहाँ तक कुछ कर पाया, बट मैं भी सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं सक्सेस एक दिन जरूर हो पाएंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप का सपना है और मेरे माँ बाप हमसे उम्मीद किए हुए कि मेरा बच्चा एक दिन जरूर कुछ करेगा। अच्छा मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में जो हमको लगता है 2024 का जीडी का ना, हाँ 2024 में जब एसएससी ने अपना जीडी का जो एप्लीकेशन भरवाने के लिए कैंडिडेट से वो जो अपना पोर्टल खुला था, उसमें राहुल भाई भी अप्लाई किए थे, और ये अच्छे मार्क्स भी लाए थे। मतलब हमको लगता है कि कट ऑफ से इनका 2-3 मार्क्स या 10 मार्क्स, कितना था? 10 मार्क्स ज़्यादा था। लेकिन दुर्भाग्यवश या जो बोले हम इत्तेफाकवश इनका
रनिंग भी कंप्लीट हो चुका था। वहाँ तक भी मुझे लग रहा था कि राहुल भैया हजारीबाग खाली करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इनका मेडिकल का आया तो ये मेडिकल में गए और वहाँ से इनको निराशा का सामना करना पड़ा। तो हमें भी लग रहा था जिस तरह से इनका मेहनत था। मैं सुबह में जब 7 बजे सोकर के उठता था उस समय राहुल भैया दौड़ के आ गए, फ्रेश व्रेश हो गए और फिर से सो जाते थे। तो हमें लगता था कि राहुल भैया अभी तक सोए ही हैं, लेकिन पता करता था हमें लगता था कि अरे राहुल भैया तो सो के उठ के दौड़ के फिर से सो गए हैं। तो और ये काम कंटिन्यू करना एक इंसान के लिए एक चैलेंज की तरह है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि इसने बहुत मेहनत किया था, लेकिन अगर इतने मेहनत के बाद अगर असफलता निराश लगे तो उसके बाद भी नीचे गिर जाने के बाद भी फिर से ऊपर उठना अपने आप में एक चैलेंज वाली बात है। तो आप टेंशन ना ले राहुल भैया, भगवान आपको इससे कुछ बेहतर देने के प्रयास में है और आप वही लेने के फिराक में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कहा था ना, अगर यदि भरोसा खुदा पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा होगा। यदि भरोसा खुदा पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा होगा, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया कि आपने अपना कीमती समय मेरे YouTube चैनल पे गुजारा। और अच्छा हाँ, राहुल भैया आप जो अभी SSC का तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, फिर जो फौज लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे कि हर इंसान जो होता है, प्रत्येक इंसान के पास खुद के पास उतना समय नहीं है कि वो खुद से गलती करे और उससे सीखे कि नहीं अब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि चूंकि इंसान के पास उतना समय है नहीं। तो वो हर इंसान उनको कोशिश करना चाहिए कि वो किसी दूसरे इंसान से सीखे। तो आप तो उस पल को जी लिए हैं, तो आप अपने जो जूनियर्स हैं जो अभी फौज की तैयारी में जुटे हैं, आपकी तरह उनका भी सपना है कि मैं फौज में जाऊं, तो उनको आप क्या क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले क्या क्या मार्गदर्शन उनको देना चाहेंगे? अपने भाई जिसने फौज का सपना पाला है जिगरा में, वो हमेशा एक जोश की तरह होना चाहिए। जिंदगी में कितना निराशा का सामना करना पड़े, लेकिन जो अपने सपने को पाला है उस सपने को कभी मतलब कमजोर नहीं होना चाहिए। आप हमेशा उस सपने के लिए जी जान लगा देना चाहिए, जिससे सपना भी एक दिन मजबूर हो जाए उस इंसान को जिसने मुझे दिल से चाहा है और उसे मुझे मतलब देना है। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि फौज की तैयारी करना एक जज्बे की तरह होती है। आप जज्बे को कायम रखिए, एक दिन सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है, और मैं भी अभी कुछ दिनों से हारा हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिल से एक आवाज़ अभी भी आ रहा है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ, या टाइम लगे लेकिन जरूर करूँगा। ये मेरा माँ बाप का सपना है, ये मेरा सपना है, और उस सपने को साकार करूँगा। और मेरा कहना है कि आप इस जज्बे के साथ जो भी इस फौज के लिए तैयारी करें, या फौज हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए आप जी जान लगाइए, ताकि वह मजबूर हो जाए और एक दिन आपकी सफलता कदम छूए। और अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए, जिससे एक दिन आप सफल होकर अपने समाज का, अपने गांव का, अपने खुद का पहचान बनाए, और जहां भी जाए लोग आपके माँ बाप के नाम से आपको जाने और आप एक गौरवान्वित महसूस हो। मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक अंतिम पंक्ति के साथ मैं इस पॉडकास्ट को समाप्त करना चाहूँगा कि पूरे जरूर होंगे, या तो सपने या तो नींद। धन्यवाद।